अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल छोटी सी हम देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, कह रहा एबा लिमिटेड कंडक्ट्स इट्स एक्टिविटीज फ्रॉम टू प्रॉपर्टीज। कहता है हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस की प्रॉपर्टी IS-16, ठीक है, in the city center and a property in the countryside where staff training is conducted। अब दूसरी जो स्टाफ ट्रेनिंग की है ये भी IS-16 की एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनर चाहता तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डाल सकता था ना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वुड आल्सो बी सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट। कोई भी एसेट इम्पेयरमेंट के लिए, कोई भी एसेट इम्पेयर होता है। देखो अगर आप थोड़ा सा बड़े होकर मेरी बात सुनो, हम अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी है कि बैलेंस शीट में झूठ ना लिखा जाए। ये मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है, ये हमारा प्रोफेशन है। बैलेंस शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कारोबार की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सच सच बोल रहा होता है। किस कारोबार में इतने के एसेट पड़े हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने बैलेंस शीट में क्या कहा था कि इस कारोबार में 3 लाख रुपए का एसेट पड़ा हुआ है। अब हमें ये मालूम हुआ कि वो 3 लाख रुपए का एसेट जो है वो 2,75,000 रिकवर करके दे सकता है। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट अगर कहे कि नहीं एसेट तो 3 लाख का पड़ा हुआ है, तो वो बैलेंस शीट सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? जबकि वो एसेट रिकवर ही नहीं हो सकता 2,75,000 से ज्यादा। तो बैलेंस शीट को सच क्या बोलना चाहिए कि जो एसेट है 275 का है वो 300,000 का नहीं है। और जो डिफरेंस होगा वो लॉस कहलाएगा। उस लॉस को हम कहेंगे इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो कितना खूबसूरत प्रोफेशन है हमारा कि हम हेल्प कर रहे हैं यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि उन्हें सच्ची सच्ची बात उन तक पहुंच जाए कि बिजनेस की सच्ची फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं ना, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है रिपोर्टिंग डेट पर, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये IS-36 जो है हमें ये हेल्प करता है। देखो सारे स्टैंडर्ड्स हमें हेल्प कर रहे हैं कैसे प्रेजेंट करनी चीज। 36 ये हेल्प करता है कि हमें बता दे कि अगर एसेट इंपेयर हो रहा है तो उसको कैसे आपने प्रेजेंट करना है। समझ आ गई स्टैंडर्ड की? तो स्टैंडर्ड 36 आपको कह रहा है कि जी आपका जो इंपेयर हो गया उसको अब आपने, अच्छा 16 का हमारा एसेट और दूसरा भी 16 का एसेट, ये मैंने लिख दीजिए हेड ऑफिस एसेट का कॉलम बना लिया, ये ट्रेनिंग बिल्डिंग एसेट का कॉलम बना लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता बोथ प्रॉपर्टीज वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 13 एंड हैड एस्टिमेटेड लाइव्स ऑफ 25 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू। ये IS-16 की बातें हो रही हैं इसके अंदर सारी, ठीक है। The company has a policy of carrying its land and building at current values। current values का मतलब है कि हम revaluation मॉडल अपना रहे होंगे, ठीक है ना बेटा। अगर उसने कहा था हिस्टोरिकल वैल्यू तो इसका मतलब क्या है कॉस्ट मॉडल। करंट वैल्यू का मतलब क्या है रीवैल्यूएशन मॉडल। ये बात समझ में आती है? हिस्टोरिकल हिस्ट्री पुरानी बात, ठीक है, तो वो कॉस्ट मॉडल होता है। However, until recently, property prices had not changed for some years। कुछ सालों से प्रॉपर्टी की प्राइसेस चेंज नहीं हो रही, इसलिए वो भी चलती चली आ रही होंगी। आगे चलते हैं। On October 15, the properties were revalued by a firm of surveyor। Details of this and the original costs are as below। तो इसका मतलब है ये IS-16 की रीवैल्यूएशन मॉडल की बात आ गई। हमने अभी ताज़ा पढ़ा है, हमें मालूम है क्या करना है। कह रहा है कि हेड ऑफिस बिल्डिंग और ट्रेनिंग बिल्डिंग, ये दो बिल्डिंग्स हमारे पास हैं। हेड ऑफिस बिल्डिंग की
लैंड की कॉस्ट और बिल्डिंग की कॉस्ट अलग अलग से दी हुई है, ये उसकी कॉस्ट है, और ये 1 अक्टूबर 15 को, ये 1 अक्टूबर 15 को उसकी रीवैल्यूड अमाउंट है 700,000 एंड 1350,000। और जो ट्रेनिंग है उसकी भी उसने हमें कॉस्ट लैंड की बिल्डिंग की अलग अलग से और रीवैल्यूड अमाउंट लैंड की और बिल्डिंग की अलग अलग से दे दी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या लैंड को डेप्रीसिएट किया जाता है? नहीं किया जाता, इसलिए उसको तो हम अलग से रखेंगे। बिल्डिंग को डेप्रीसिएट किया जाता है? यस किया जाता है, इसलिए इसको हम अलग से वर्कआउट करेंगे, क्योंकि उसने हमें बिल्डिंग के बारे में कहा हुआ है कि उसकी जिंदगी 25 ईयर्स की है। ठीक बात। सवाल मैं मजीद आगे पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की तरफ आएंगे। तवज्जो में रहिएगा। The fall in the value of the training premises is due to mainly a damage done by the use of heavy equipment during training। कह रहा हमारी जो ट्रेनिंग है वो मैकेनिकल ट्रेनिंग है, सॉर्ट ऑफ हैवी मैकेनिकल ट्रेनिंग। उसमें मशीन इस्तेमाल होती है, तो उस मशीन की वजह से वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन की वजह से वो ट्रेनिंग की जो बिल्डिंग है वो आपकी डैमेज हो रही है, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई। ये देखें, उसकी बिल्डिंग की जो वैल्यू है ट्रेनिंग वाली वो 9 लाख से कम होकर 6 लाख पे आ गई है, जबकि हेड ऑफिस की 12 लाख से ज्यादा होकर 13,50,000 हो गई है। तो कह रहे हैं ये जो कम हुई है इसके पीछे स्टोरी ये है। ये कहानी भी समझ आ गई हमें। अगली बात, the surveyors have also reported that the expected life of the training property in its current use will only be a further 10 years। कहता है कि अब उन्होंने रिपोर्ट किया, मीन्स 1 अक्टूबर 2015 को, कि अब उनकी जिंदगी जो है इन इट्स करंट यूज, इस यूज में उसकी 10 years है फ्रॉम द डेट ऑफ वैल्यूएशन, आज की वैल्यूएशन की डेट से ऑनवर्ड्स, आज की वैल्यूएशन की डेट से ऑनवर्ड्स उसकी जिंदगी जो है वो 10 साल। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसकी वजह से मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि इस नुक्ते की वजह से हमने यूजफुल लाइफ डिटरमिन करना होती है, जितने पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द हेड ऑफिस रिमेन्ड अनऑल्टर्ड। जो हेड ऑफिस है उसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आई, वो बदस्तूर टोटल 25 साल में से जितनी गुजर गई है। एबर लिमिटेड treats its land and building as separate assets, ठीक है। Depreciation is based on the straight line method, ठीक है, from the date of purchase और subsequent valuation, जब आपने खरीदी थी तब से, अगर उसकी कॉस्ट मॉडल है, या subsequent revaluation जब भी उसकी revaluation होगी उससे onwards। आपने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं एबर लिमिटेड के लिए इन प्रॉपर्टीज के। तो बेटे जान, हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये खरीदी कब थी हमने। अब ये हमने जो खरीदी थी वो 1 अप्रैल 13 को खरीदी थी, और ये याद रहे कि हमारा साल 31 मार्च 16 को एंड हो रहा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 13 से इसका पहला साल जो खत्म होगा वो 31 मार्च 14 को खत्म होगा। तो 31 मार्च 14 को उसकी 25 ईयर्स पे डिवाइड करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन 48,000 और 36,000 आती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कब रीवैल्यू हुई है? 1 अक्टूबर 15 को। एग्रीड? कैलकुलेटर साथ साथ चलाते रहिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। अगर कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे तो आप बिल्कुल बोर होंगे और आप कहेंगे कि पता नहीं क्या बातें सब कर रहे हैं। कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखिए प्लीज। और मैं लम्हे भर के लिए खामोश होने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन आपके सामने है। कैलकुलेटर, दिमाग, आंखें, इनका इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशन को देखेंगे ठीक हुआ हुआ या नहीं। रिकॉर्डिंग पॉज करने जा रहा हूँ बस।
क्योंकि सर ये 10 अक्टूबर को हुआ है, तो ये जो साल था ये 6 माह गुजरे हैं, तो हमारे पास वैसे 23 साल रहते थे, लेकिन 6 माह जब गुजर गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे 22.5 साल रह गए हमारे पास। तो 22.5 साल है जो उसकी जो वैल्यू है अब उसकी रिमेनिंग लाइफ। ओके इसमें 2.5 ईयर में आपकी जो हमारे गुजर गए हैं, 1 अप्रैल 13 से लेकर 31 मार्च 14 है। फिर दूसरा साल इसके अंदर आपका 1 मार्च 14 से लेकर 31 अप्रैल 14 से लेकर 31 मार्च 15 है। और इसमें फिर तीसरा जो आपका शामिल है वो 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 अक्टूबर 15 तक का 6 महीने शामिल। जी शायद यार समझ आ गई बेटे आपको? जी सर आगे समझ। तो ये 3 आपकी जो हैं वो इसमें कैलकुलेशंस 2.5 ईयर बना रही हैं इसकी। तो इन 2.5 ईयर्स को आप इसमें से इसकी लाइफ में से लेस करेंगे तो ये रिमेनिंग लाइफ आपके पास आ जाएगी। और बाकी ये 10 ईयर्स हमें समझ आ गया कि जो उसकी वैल्यूशन से हो। तो बेटे सारा क्वेश्चन कंप्लीटली समझ आ गया हमें? वंडरफुल। आज के लिए मैंने इतना ही आपके लिए रखा हुआ था। अब जो मैंने आज आपको काम करवाया है ये आपने भरपूर तरीके से बुक में से भी पढ़ लेना है। इसकी बेस पर आप बहुत से MCQs भी कर सकते हैं, ठीक है। कल से ऑनवर्ड्स मींस नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स अब आपकी जो प्रैक्टिस होने जा रही है वो बड़ी जिसे कहते हैं ना धांसू किस्म की प्रैक्टिस होने जा रही है। वो क्या प्रैक्टिस है? वो है जिसमें हम IAS नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यस, IAS 20, IAS 40, IAS 23 एंड IAS 36 के मिक्सचर को देखेंगे एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बेटे जान? बिल्कुल हो जाएगा एक साथ हैंडल। आपने देखें अभी आपने जो क्वेश्चन किया, ये लेटेस्ट जो किया, इसमें 16 भी मौजूद था, ठीक है, और 36 भी मौजूद था, ठीक है। अच्छा, और इसी में अगर एक एसेट वो जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डाल देता और वो कहता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसके लिए आपने कर्जा लिया हुआ था, और कह देता है कि जी आपको दूसरे एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई थी, ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की वजह से आपका एक क्वेश्चन बड़ी तेजी से सॉल्व होगा। इसलिए आपने बेटे होमवर्क किया है, आज आपका होमवर्क वो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। आपका होमवर्क प्लीज जरूर कीजिएगा। एक तो ये IAS 36 के MCQs, ठीक है, और दूसरा होमवर्क मैं आपको रीडिंग के लिए दूंगा IAS 36 का जो चैप्टर है। अब्बास बताएं बेटे चैप्टर नंबर क्या है? अरूश, अब्बास, यहाँ आप लोगों के पास अगर बुक है, चैप्टर नंबर कौन सा बेटे इसका? मुझे चैप्टर नंबर बिल्कुल याद नहीं होते क्या है। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5। इसकी बेटे आपने रीडिंग करनी है पूरे चैप्टर की। एक आध बात जो होगी आपको हो सकता है लगे कि जी सर ने अभी नहीं बताई, लेकिन ऑलमोस्ट 95% आपको लगेगा कि सारी बातें सर ने बता दी हैं। जी वो वही मैं कह रहा हूँ, वो चंद एक बात आपको लगेगी नहीं बताई, वो भी मैं नहीं बताना चाह रहा। रिवर्सल आप समझ लोगे 5-1% है जो कि रिवर्सल की बात है, वो इतनी सादा सी बात है। 95% बातें बता दी हैं। अब मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लू हाईलाइट मैंने क्या किया था।
देखो बेटे जान, बात ये है कि कैश जनरेटिंग यूनिट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड का हिस्सा तो है। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? कैश फ्लोज कभी भी एक अकेला एसेट जनरेट नहीं कर रहा होता। अब मुझे ये बताइए, अगर आप डेवो का ऑडिट कर रहे हैं तो क्या डेवो की अकेली एक बस कैश जनरेट करके दे रही है? नहीं, वो अकेली एक बस के पीछे पूरा बिजनेस है, तब कैश जनरेट हो रहा है। अगर बिजनेस का मालिक अकेला एक एसेट लेके बैठ जाए खुले आसमान के नीचे, क्या उसको कैश मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। उसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, उसको बाकी बसेस, बाकी राउट, बाकी सारी चीजें। तो फिर क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाई हो जाता है ग्रुप ऑफ एसेट। मेरे लफ्ज बहुत कीमती हैं। स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट इज नोन एज कैश जनरेटिंग यूनिट, जब हम उसका इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो ट्रेस कर सकें। अब ये चीज फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, ये जब आप सीफैप में जाएंगे तब आप उसको कैश जनरेटिंग यूनिट को पढ़ेंगे। इसलिए वो कैश जनरेटिंग यूनिट से अलावा जितने भी एसेट की बात कर रहा है, वो अकेले एक एसेट को अज्यूम कर रहा है कि आप लेकर चल रहे हैं। तो लिहाजा हम कैश जनरेटिंग यूनिट की भी बात नहीं करेंगे, हम अकेले एक एसेट ही की बात को लेकर चल रहे होंगे। ठीक बात? आपको अगर आपकी रीडिंग में कैश जनरेटिंग यूनिट नजर आए तो आपने उसको इस तरह से ब्रैकेट करके उसके आगे पीछे पढ़ना, उसको नहीं पढ़ना, CGU के लफ्ज को नहीं पढ़ना। ठीक है? रेस्ट ऑफ योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन। 5-10% समझ लें कि जी बातें आपको लगेंगी कि मैंने भी नहीं पढ़ाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है इसको रीड करें, MCQs करें, यू आर डन विद दिस थिंग। हमने फर्दर अभी प्रैक्टिस इसकी नेक्स्ट क्लास से शुरू करनी है। Any questions from online बच्चास? No, sir. चलो, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।